गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं आज आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ थैलेसीमिया के बारे में। लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें थैलेसीमिया है, हस्बैंड को थैलेसीमिया माइनर है, वाइफ को भी थैलेसीमिया का प्रॉब्लम है, एक बच्चा है जो थैलेसीमिया मेजर से है। अब हम सेकंड प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो उनको भी क्या ये डिसीज़ ट्रांसफ़र होगी कि नहीं होगी, ये कैसे हुआ और इसका साइंटिफिक डिटेल बताइए। नमस्कार। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और थैलेसीमिया को आप होने से रोक सकते हो, पर कुछ चीज़ें बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अधिकतर जो पेशेंट होते हैं हस्बैंड वाइफ, ये दोनों हीमोग्लोबिन कम लेके आते हैं। अब ये जो हीमोग्लोबिन कम है, ये ब्लड में कम है, जैसे 10 से कम है, 8 ग्राम परसेंट है हस्बैंड या वाइफ में। तो ये कम क्यों है? ये आयरन डेफिशिएंसी के कारण है कि जो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें खराबी के कारण, उसको हीमोग्लोबिनोपैथी बोलते हैं। इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है, इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। ये कैसे पता करें? तो सबसे पहले एक सीरम फेरेटिन कराते हैं। सीरम फेरेटिन जो है, ये आयरन डेफिशिएंसी में जब हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस या मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है, यदि आयरन कम पड़ जाए या ग्लोबिन चेन कम पड़ जाए तो भी हीमोग्लोबिन टोटल नहीं बनेगा। यदि फेरेटिन कम है तो ये आप फेरेटिन जो ही देंगे इंजेक्शन लगा के, जो मैं आयरन का ब्लड ड्रिप देता हूँ, ये हीमोग्लोबिन करेक्ट होने लगता है। पर यदि हीमोग्लोबिन कम है और सीरम फेरेटिन ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हीमोग्लोबिन आयरन की कमी के कारण नहीं है, समथिंग एल्स, कुछ और है। तब हम क्या करते हैं, एक HPLC टेस्ट कराते हैं। HPLC टेस्ट आपको हीमोग्लोबिन की डिफरेंट वैरायटी, HbA1, HbA2, HbS सिकल सेल, डिफरेंट वैरायटी के देता है, HbF। इसमें होता ये है कि आपको एक ग्राफ मिलता है जिसमें ऐसे पीक्स मिलते हैं, और ये टोटल जो 100% है उसमें ये इसका कितना परसेंट है, इसका कितना परसेंट है, इसका कितना परसेंट है कि नहीं, इसका कितना परसेंट है। इससे एक अंदाज होता है कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन वो कितना है, HbA2 कितना है, HbF कितना है। हमें HbA1 चाहिए अच्छा वाला, जो कि एडल्ट हीमोग्लोबिन है। इसकी कमी यदि हो रही है तो दूसरे बढ़ने लगते हैं। तो जब HbA2 बढ़ता है और ये टोटल से 3.5% से ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब इसकी मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो रही इधर। यदि इसकी मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो रही है इधर, मतलब इसकी कमी है, मतलब जो बीटा ग्लोबिन जीन है, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा 2 बीटा 2 करके हीमोग्लोबिन A1 बनता है। यदि HbA2 में चूंकि अल्फ़ा नॉर्मल है तो HbA2 बनता रहता है, पर चूंकि बीटा ग्लोबिन में गड़बड़ है मैन्युफैक्चरिंग में, तो जो बेस्ट हीमोग्लोबिन HbA1 ये नहीं बनता या कम बनता है। जब ये कम बनेगा तो अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन कम होगा, तो आपको पेशेंट को एनीमिया मिलेगा, खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी। तो हीमोग्लोबिन की कमी को जानना, इसका रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। अब आप यदि इस हीमोग्लोबिन A1 की जो बीटा 2 ग्लोबिन चेन में यदि मैन्युफैक्चरिंग अच्छी नहीं हो रही हो और इसको आप बगैर देखे ये सोचें कि इसमें आयरन की कमी है और आयरन देने लगें, तो इसको घाटा होगा, हानि होगी। अब ये जो हीमोग्लोबिन A2 बढ़ गया, इससे हमें अंदाज हुआ कि इसका HbA1 कम है, मतलब इसको बीटा ग्लोबिन जीन नहीं बन रहा। बीटा ग्लोबिन जो जीन है, एक प्रोटीन है, ये अमाइनो एसिड से बनती है, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। हर अमाइनो एसिड का एक कोडॉन होता है DNA में। अब ये DNA का एक्सप्रेशन से या एक्टिविटी से ये अमाइनो एसिड बन रहा। सपोज इस DNA में हम इसको ABCDEFGH करके डिफरेंट कोडॉन का नाम दे दें,
तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी पुरुष या महिला में जो बी कोडॉन है वो ख़राब हो तो भी बीटा ग्लोबिन जीन नहीं बनेगा, और आपको एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस में दिखेगा कि बीटा थैलेसीमिया है, माइनर या है। किसी पेशेंट में या किसी पर्सन में ई यदि खराब हो तो भी ये मिलेगा। इसका मतलब जैसे ये एक रिमोट है, ये रिमोट जो है ये बीटा ग्लोबिन प्रोटीन है, बीटा ग्लोबिन प्रोटीन का ये डीएनए है जहाँ पर हम इसको रखें। अब इससे हम यदि टीवी चलाएं और यदि ना चले तो हम देखते हैं कि इसमें फॉल्ट कहाँ पर है, तो आपको उसको पूरा छानना पड़ता है, इसमें टाइम लगता है खूब सारा। पता चला कि इसका 1 नंबर बटन ख़राब है, तो हमें नॉर्मली यदि ये बीटा ग्लोबिन प्रोटीन बनाने का डीएनए का पार्ट है तो एक ऐसा ही रिमोट हमको एक दूसरे पेरेंट से भी मिलेगा, मतलब एक मदर से मिलेगा, एक फादर से मिलेगा। अब मदर वाला रिमोट या फादर वाला रिमोट यदि ख़राब है, कौन से बटन के कारण ख़राब है अभी नहीं बोल रहा हूँ, यदि ख़राब है तो इससे एक जो बीटा ग्लोबिन प्रोटीन बनना है वो नहीं बनेगा यदि ये ख़राब है तो, पर इससे बनेगा सही। तो ये रिमोट टीवी चलाता रहता है, पर दोनों रिमोट होते तो टीवी ज़्यादा अच्छा चलता, पर इससे चलता रहता है। तो ऐसे केसेस जिसमें कि मदर या फादर के किसी एक तरफ के जीन या फिर रिमोट खराब हो, दूसरा ठीक हो, इसको कैरियर बोलते हैं। अब ये जो बंदा है इसको जो मदर से, मतलब एक मिनट, ये जो पर्सन है इस पर्सन के पास एक रिमोट ख़राब है, एक रिमोट अच्छा है, मतलब बीटा ग्लोबिन बनाने का सिंथेसिस करने का डीएनए मतलब इसका डीएनए का एक रिमोट, इसमें बहुत सारे बटन है इस डीएनए में, कोई भी एक रिमोट का बटन ख़राब होने के कारण ये रिमोट काम नहीं कर रहा, तो इसका दूसरा ठीक कर रहा है काम, तो ये चलता रहता है ये बंदा। अब इसकी शादी होती है एक पर्सन से जिसके पास भी उसके मदर से एक रिमोट आया और फादर से एक रिमोट आया, जीन क्लस्टर डीएनए जो कि बीटा ग्लोबिन बनाता है। सपोज इसका भी एक ख़राब है तो ये भी अपनी गाड़ी चलाता रहता है क्योंकि एक पार्ट से चलता रहता है, तो ये भी कैरियर है। अब यदि इनकी मैरिज होती है तो इसमें 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ये और ये भी मिल सकता है, मतलब दोनों खराब, ये और ये मिल सकता है, मतलब एक खराब एक अच्छा, ये और ये मिल सकता है, मतलब एक अच्छा और एक खराब, और ये भी मिल सकता है, दोनों अच्छे। अब इसका मतलब जब ये बच्चा पैदा करेंगे तो 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। 25% ये मेजर होगा, दोनों रिमोट ख़राब होने से गाड़ी बिगड़ जाएगी बच्चा थोड़े दिन बाद। अब बात आती है कि यदि ये दोनों कैरियर हैं तो इसमें एक चांस ये है कि बच्चे में कोई भी चीज़ हो सकती है, तो हमको यहाँ पर एक टेस्ट करना पड़ता है। यदि आपस में बच्चा करने की कोशिश करते हैं उसको हम CVS बोलते हैं, हम तीसरे महीने में ये जांच कर लेते हैं। इसमें यदि मेजर टाइप का है तो इसको नहीं रखना है, वो पेशेंट का अपना चॉइस है, बट इन चीज़ों में ये बच्चा जीवित रह सकता है क्योंकि ये भी कैरियर है, ये भी कैरियर है, और ये तो बहुत ही अच्छा है, तो बहुत अच्छा बच्चा भी हो सकता है। इसको प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ थैलेसीमिया बोलते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो एक HPLC की रिपोर्ट ले आते हैं, तो HPLC के रिपोर्ट से उनने बोल दिया कि ये इसका जो रिमोट है एक ख़राब है एक अच्छा है, इसका एक रिमोट ख़राब है इसका एक अच्छा है। अब हम जब इस बच्चे का जांच करने जाएंगे तो हमको दोनों रिमोट देखने हैं। अब हमको ये नहीं मालूम कि इसका कौन से बटन के कारण ये रिमोट ख़राब है, इसका कौन से बटन का रिमोट के कारण ख़राब है, और हम डायरेक्ट यदि बच्चे का रिमोट पूरा टेस्ट करने जाएं तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है, तब बच्चा आगे बढ़ जाएगा।
तो हम यदि इस बच्चे का जांच या पैदा होने के पहले इनकी जब मैरिज हो रही या मैरिज नहीं भी होती है, जो कैरियर है उनका कौन सा वैरायटी वाला बटन के कारण इसका रिमोट ख़राब है, तो उसको हम पहले पता कर लें, तो हमें मालूम है कि ये बंदा 1 नंबर बटन वाला रिमोट देता है ख़राब, ये म्यूट वाला देता है, तो हम पूरा टेस्ट नहीं करेंगे, हम 1 नंबर का बटन और म्यूट बटन ये 2 टेस्ट करेंगे सब में, क्योंकि बाकी दोनों में ठीक है। इसलिए हमेशा यदि आप कैरियर हैं तो कोशिश करिए कि आपका कौन सा बटन ख़राब है उस रिमोट, उसको म्यूटेशन डायग्नोसिस बोलते हैं। इसलिए हम सबसे पहले हस्बैंड वाइफ का जांच करके म्यूटेशन देख लेते हैं कि उसके जीन में कौन सी जगह पर ABCDEF कौन से बटन के कारण इसका रिमोट नहीं चल रहा, इसका जीन नहीं चल रहा, जिसके कारण बीटा ग्लोबिन प्रोटीन नहीं बन रहा, जिसके कारण हीमोग्लोबिन A1 नहीं बन रहा, जिसके कारण इसको एनीमिया है। मतलब एनीमिया को डायग्नोस करने के लिए या तो आप ये टेस्ट करा के देख लीजिए कि ये न्यूट्रिशनल है कि नहीं, आयरन डेफिशिएंसी है कि नहीं। मोस्ट कॉमन पटार होते हैं जो हम दवाई दे देते हैं, आयरन डेफिशिएंसी होता है। बट यदि ये फेरेटिन ठीक है फिर भी एनीमिया है, तो हम जो CBC कराते हैं उससे थोड़ा सा डाउट होता है, बट फाइनल जो कन्फर्मेशन है HPLC से कैरियर पता चलता है और म्यूटेशन डायग्नोसिस से कहाँ पर फॉल्ट है वो पता लगता है। यदि कहाँ पर फॉल्ट है पहले पता कर ले तो जो बच्चे का हम जांच करेंगे इसकी रिपोर्ट फास्ट आएगी, इसकी रिपोर्ट जल्दी आएगी। आप निर्णय ले सकते हैं कि हमको पिन पॉइंट पूरा रिमोट नहीं खोजना पड़ेगा। यदि आप पूरे बटन का टेस्ट करने लगेंगे तो आपको ये बच्चा का रिपोर्ट देते देते बहुत टाइम हो जाता है। इसलिए सबसे पहले ये जांच कर लेना ज़रूरी है। और जिनने भी अपने को कैरियर देखा है तो वो यदि हमारे पास आते हैं तो हम उनका एक्चुअल कहाँ पर फॉल्ट है वो बता करके दे देंगे। वो उनका जीनोटाइप उनके ज़िंदगी भर के लिए फाइनल हो जाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और क्लिष्ट है, बट इसको यदि लोग समझें तो आप थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया को आप रोक सकते हो। और आप यदि इसका प्रॉपर यदि अप्रोच करते हैं तो इसको यूज़ कर सकते हो प्रीनेटल डायग्नोसिस, गर्भस्थ शिशु में प्रसव पूर्व परीक्षण में पहले 3 महीने में बता सकते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।